बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर पीईटी परीक्षा, जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आज से आपको, जब हम प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं, डेली दोपहर में या अपराह्न आप कह लें 3 बजे आपको क्लास मिलेगी। प्रैक्टिस सेट को लेकर के यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। डेली 3 बजे टाइम अपना स्केड्यूल अपना फिक्स कर लीजिए। तो सबसे पहले पीईटी यूपी ट्रिपल एससी की आपकी ये परीक्षा है। एसएम यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ये परीक्षा आपकी जो है वो करवाई जानी है। सबसे पहले यहाँ पर हम ये बात करेंगे आपके सिलेबस को लेकर के, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, 2 मिनट इसके बारे में बात करेंगे, फिर अपनी पहली क्लास को हम शुरू करेंगे। आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे, जब हम पीईटी परीक्षा को लेकर के बात करते हैं, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी सिलेक्शन प्रोसेस लिखा है कि आपका आकलन जो है वो आयोग द्वारा किया जाएगा। यह केवल प्रारंभिक परीक्षा है, मतलब आप इसे प्रारंभिक परीक्षा देंगे। आप इसमें अगर पास होते हैं तो आपकी जो है एक मेंस परीक्षा होगी और उसके बाद ही आप जो है चुने जा सकेंगे। अगर मैं बात करूं वैकेंसीज़ में कौन कौन सी आपकी वैकेंसीज़ हैं ऐसे में, तो उनको भी लेकर के हम लास्ट में बात कर लेंगे कि आपका आरक्षी को लेकर के बात करो, आप गन्ना पर्यवेक्षक को लेकर के बात करो, लेखपाल को, जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, ये सारे के सारे आपको जो है इसी के तहत देखने को मिलेंगे। नलकूप चालक और संचालक आपके जो है ये सारे जो पद हैं वो आपके इसी से फिल किए जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम पैटर्न को लेकर के बात की जाए तो प्रश्न पत्र जो है वो बाइलिंगुअल होगा आपका, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। 2 घंटे का आपका पेपर होना है पीईटी का। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, जी हाँ, 1/4, यानी अगर आप एक सवाल गलत करते हैं तो आपका जो है ये 0.25 वहाँ से माइनस हो जाएगा। ऐसे में ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें दिया हुआ है। आपके सिलेबस को लेकर के बात की जाए, जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम बात कर लेंगे। तो भारतीय इतिहास से आपके 5 सवाल आपके आएंगे, 5 अंक के। राष्ट्रीय आंदोलनों को लेकर के बात की जाए, भूगोल को लेकर के बात की जाए, अर्थव्यवस्था, ये यहाँ पर सिलेबस आप बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स दोस्त, ये आपका जो है देखने को मिलेगा 10 मार्क्स में। सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर्स और वही समसामयिकी वाली बातें, ये भी आपके 10 मार्क्स में है। हिंदी गद्यांश और व्याकरण, बाकायदा गद्यांश आएगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आपको गद्यांश का भी आपको जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे जैसे सीटेट में आप खासकर करते हैं, यूपी टेट में आप करते हैं पेपर में। ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के माध्यम से हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे बाकायदा कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, तालिका के आधार पर भी चीज़ें बताई हुई हैं, उनको भी लेकर के बात करेंगे। तो 100/100 आपके सवाल 100 और 100 मार्क्स के ऐसे में होंगे। समय आपका इन्होंने 2 घंटा बताया हुआ है। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट #1 को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमें किन किन प्रकार के क्वेश्चंस जो है फ़िलहाल के लिए देखने को यहाँ से मिलेंगे। तो भाई आप सभी से अनुरोध है कि औरों तक भी आप इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ, उन्हें भी इस बारे में ज़रूर बताएं कि क्लासेस यहाँ पर पीईटी की आपको मिलेंगी अब से। चलिए भाई, तो आ चुके हैं हम यहाँ पर। जो भी आपके प्रैक्टिस सेट हैं, प्रैक्टिस सेट में आपसे पहले सवाल में इन्होंने क्या पूछा है, ज़रा गौर करिएगा। ये महोदय आपसे कहते हैं कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। जी हाँ, किस देवता की पूजा करते थे। एक विष्णु दिया हुआ है, एक इन्होंने ब्रह्मा नाम लिखा है, एक इन्होंने इंद्र और पशुपति। देखिए, जब हम बात करते हैं आपके प्रथम नगरीय सभ्यता को लेकर के, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम देखने को मिलता है। इसकी समय सीमा जो एक औसतन समय सीमा मानी गई है वो 2500 से लेकर के 1500 BC तक मानी गई है। ऐसे में आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसे हम सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसे हम हड़प्पा सभ्यता, इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता, इसे हम सिंडन मतलब होता है कपास, उसका शाब्दिक अर्थ ही है कपास, सिंडन सभ्यता, इन नामों से भी पुकारते हैं। किस देवता की पूजा होती है? करेक्ट आंसर डी लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये क्या पूछे हैं, ये कहते हैं कि प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति यानी कि कॉस्मोजॉनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम जो है वो किस प्रकार हमें देखने को मिलेगा। तो आप कहते हैं सबसे पहले कृत करके है, फिर त्रेता, द्वापर और कलयुग। कृत करके सबसे पहले का टाइम, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग करके आप बोल देते हो। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ से सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं और इसमें आपसे इन्होंने क्या पूछा है, ये कहते हैं कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षट दर्शन का भाग है। जब हम षट दर्शन मतलब आप 6 दर्शनों की बात कर रहे होते हो, कहीं ना कहीं षट दर्शन करके भी बोला गया है। मीमांसा और वेदांत को लेकर के बात की है, न्याय और वैशेषिक, लोकायत,
और आपसे कपालिक करके बोला है, सांख्य और योग करके बोला है। जब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर के बात करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे जो सांख्य है वो किसको लेकर के बात करता है, वो आपकी बात करता है जो भी आपकी प्रकृति और पुरुष हैं उनके बारे में बात करेगा। ऐसे ही योग जो है वो प्रकृति से पुरुष की मुक्ति कैसे है उसको लेकर के बात करता है। जब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर के बात करेंगे यहाँ से, तो लोकायत और कापालिक आपको देखने को यहाँ से मिलने वाले हैं। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि इनमें वेदांत है, मीमांसा है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग सभी लोग शामिल हैं और यही 6 आपके शामिल हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6, बस ये इसमें शामिल नहीं है। तो सी वाला आपका अलग हो जाएगा, बाकी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मतलब करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ से एक चौथे सवाल पर चलते हैं। कहते हैं सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत का निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? जब सिकंदर ने हमला किया था, सिकंदर महान के नाम से भी आप इन्हें जानते हो, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सिकंदर अलेक्जेंडर करके बोल देते हैं और इन्होंने जो हमला किया था वो 326 BC की बात है। कब की बात है? 326। इसे आप ईसा पूर्व, इसे आप बिफोर क्राइस्ट करके भी बोल देते हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए उस समय, तो उस समय नंद वंश का शासन चल रहा था। किसका? नंद वंश का शासन जो है वो भारत पर चल रहा था। तो चौथे का जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो आपको पहला देखने को मिलेगा। कब आया था सिकंदर, वो भी आपने यहाँ से जानकारी प्राप्त कर ली है। एक 5वें सवाल में आपसे क्या कहते हैं कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? आपसे गुप्त शासक, आप इसे स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं जब हम गुप्त वंश को लेकर के बात करते हैं। परम भागवत की उपाधि बोला है, इनमें से किसने धारण की थी? जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम जब बात करते हैं, किसके बारे में? चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। उन्होंने ही भागवत की उपाधि या परम भागवत की उपाधि जो है धारण की थी। इनकी जो समय सीमा है 375 से 415 ईस्वी। कब से कब तक थे आपकी? 375 से लेकर के 415 AD लिखिएगा इसमें, ठीक है, ईस्वी, एना डोमिनी। आप इन सब चीज़ों का थोड़ा अच्छे से ख्याल रखिएगा कि AD कब होगा और आपका BC कब होगा। मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को जूम कर देता हूँ और, ठीक है। ओके, अभी और अच्छे से आपको सवाल दिख रहे होंगे। फिर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और छठे में आपसे इन्होंने क्या पूछा है, तो भाई यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय आप आंसर लिखिएगा। 5 का जो आपका आंसर होगा वो यहाँ से सी आ जाएगा। आपसे इन्होंने कहा कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? जी हाँ, शिवाजी की जब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य, ऐसे में आपके जब हम 6 नंबर की बात करेंगे तो राज्याभिषेक 1674 में कहाँ पे हुआ था? काशी के एक आपके पंडित थे, 1674 की बात है, 1774 लिख लीजिएगा यहाँ पर समय की बात। और यहाँ पर कहते हैं कि एक काशी के महान पंडित थे जो गंगा भट्ट नाम था, या विशेश्वर करके भी उन्हें बोल देते हैं। गंगा भट्ट जी के द्वारा जो है वो रायगढ़ में किया गया था। कहाँ पे? रायगढ़ में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था, वो भी हमने आपको यहाँ पर उसके भी बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दे दी है। यहाँ से थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और चलते हैं 7 नंबर सवाल पर। देखिए जी, 7 नंबर में आपसे ये क्या कहते हैं कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा लाया गया एक परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जिस तरीके से आपके जितने जितने क्वेश्चंस आपके सेक्शंस के पूछे जाने हैं, उतने सवालों को लेकर के यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। 100 सवाल है, 100 में से हिंदी कितना है, गणित कितना है आपका, कितना सामान्य ज्ञान है, कितना भूगोल है, कितना इतिहास है, उतने ही सवाल चलेंगे। तो एकदम आपका टू दी पैटर्न है, सिलेबस के हिसाब से हैं चीज़ें। कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा लाया गया एक परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए, इनमें से कौन सा नहीं है आपसे पूछा है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो इसमें शामिल ही था आपका। भारत की अधीनता को समाप्त किया गया, ये बात भी बिल्कुल सही थी। कहते हैं नए संविधान के निर्माण तक सत्ता का स्रोत राज मुकुट था। देखिए, इन्होंने कहा नए संविधान के निर्माण तक, ये बात कहना कहीं ना कहीं ऐसे में गलत हो जाएगा जब हम बात करते हैं, क्योंकि अंतरिम सरकार जो है वो बन चुकी थी और एक डोमिनियन स्टेटस जो है वो देखने को मिल रहा था। वो बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये वाली बात जो है वो यहाँ से गलत हो जाती है ऐसे में। मतलब 7वें में आपका जो आंसर होगा वो सी वाला देखने को मिलेगा। 8 नंबर में क्या पूछे हैं आपसे? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका रीज़न क्या था? मतलब उस समय जब बात करते हैं उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास देखने को नहीं मिला, तो उद्योगों का अभाव था ऐसे में,
विदेशी पूंजी की कमी थी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी, या फिर धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश को तरजीह दिया गया। तरजीह मतलब प्राथमिकता दी गई। जब हम 8 नंबर सवाल को लेकर के बात करते हैं, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत में आपके देखिए हथकरघा प्रकार के उद्योग जो आपके थे, जो छोटे मोटे लघु उद्योग थे, वो चल रहे थे। लेकिन जब हम बात करते हैं भारत के मुकाबले, तो उनके पास अच्छी खासी मशीनें थीं, वो एडवांस्ड थोड़ा था, थोड़े क्या काफ़ी कुछ एडवांस्ड थे, जो कच्चा माल यहाँ से लेकर के जाते, चीज़ें बनी बनाई ला करके यहाँ पर सस्ते दामों में बेचते थे। ऐसे में यहाँ का जो उद्योग था वो भी ख़त्म हो गया। तो हम यूँ कहेंगे कि ये उद्योगों का अभाव के ही रूप में देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से 8वें का पहला देखने को मिलेगा। कहते हैं 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? 1857 की क्रांति के बारे में बात की है। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं। जब हम मार्च 1857 की बात करते हैं, बैरकपुर छावनी 34वीं बटालियन से मंगल पांडे जी थे, और ऐसे में क्या था, उन्होंने चर्बी वाले कारतूस, गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग करने से मना किया। आप समझ रहे हैं। ऐसे में अंग्रेज अधिकारी की हत्या की और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। और उसी के बाद कहीं ना कहीं मई में एक क्रांति जो है वो आपकी मेरठ पहुंच चुकी थी, मतलब मेरठ आ चुकी थी। और ये बात है आपके 10 मई 1857 की कि क्रांति जो है वो पहुंच गई मेरठ। और ऐसे में हम जो वास्तविक शुरुआत मानते हैं वो मेरठ से ही मानते हैं। ठीक है, मेरठ से ही एक जत्था जो है वो दिल्ली के लिए निकला। 11 मई को ही रात में ही, 10 मई को रात में, 11 मई को वहाँ पहुँच गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो 1857 की क्रांति से देखने को मिलती हैं। 10 नंबर की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? लोकहितवादी करके हम इन्हें बोलते थे। यही चीज़ आपसे इन्होंने पूछा है, मैं आपको बता दूं। ये पेशे से न्यायाधीश थे, ऐसे में पेशे से न्यायाधीश, और इनका नाम था जो है ऐसे में, जी हाँ, ये हैं आपके गोपाल हरि देशमुख जी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन्हें ही जो है हम बोल देते थे। कहते हैं कि इन्होंने राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का समर्थन किया। जब अभी जो आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही माननीय पीएम की जी के द्वारा, गोपाल हरि देशमुख जी द्वारा ये पहले ही ये बात जो है वो बताई गई थी। और हम आपको बता दें 1876 के आसपास की ये बात है इनकी, जब इन्होंने ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें जो है वो बयां की थी या फिर बताई थी। 11 नंबर में आपसे क्या पूछा है? ये कहते हैं कि इनमें से कौन सा जो है जिसे हम लोग बौना ग्रह मानते हैं। देखिए, जो ग्रहों की संख्या है, पहले आपकी 2006 से पहले इनकी संख्या 9 थी। फिर जब हम बात करते हैं जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU, इसके द्वारा क्या हुआ, 24 अगस्त 2006 को जो प्लूटो था, एक आपका 9वां ग्रह है, उसको हटा करके एक ड्वार्फ प्लैनेट में रख दिया गया, एक बौने ग्रह में रख दिया गया। तो प्लूटो जो है उसे ही हम बौना ग्रह मानते हैं। आपका जो यहाँ से करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा। फिलहाल के लिए मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये आपके 8 ग्रह जो है वो देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। इसमें 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को निरूपित करता है, ये सवाल आपसे पूछा है। 321 किलोमीटर, 211 किलोमीटर, 111 किलोमीटर्स, या फिर इसमें से, जी हाँ, यानी कि 1 डिग्री लैटिट्यूड की बात की। अक्षांश रेखाएं जो है वो समानांतर रेखाएं होती हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा होती है। ठीक है, कौन सी होती है? ये रही रेखा, ये आपका ग्लोब, ये जो बीच वाली रेखा है ना, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में कहते हैं कि एक अक्षांश कितने किलोमीटर को निरूपित करता है? बिल्कुल सही है, ये आपका 111 किलोमीटर को निरूपित करेगा। और ये भी याद रखिएगा यहाँ से कि 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट के बराबर होता है। कितना? मतलब 111 किलोमीटर खिसकने में 4 मिनट बता रहे हैं, यानी 1 डिग्री अगर हम मूव कर रहे हैं तो 4 मिनट का समय लग रहा है। ये बात जो है यहाँ से बताई गई है। थोड़ा सा आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। आपसे कहते हैं निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? देखिए जी, एक्टिव वॉल्केनो को लेकर के बात की, माउंट कैमरून, एजोरस, माउंट किलिमंजारो। अब आपसे कहा है कि इनमें से करेक्ट आंसर को चूज करिए। हम आपको बता दें, यहाँ पर जो एजोरस है वो आपका सक्रिय ज्वालामुखी में नहीं आएगा, बाकी कैमरून और किलिमंजारो ये दोनों ही इसमें शामिल है। तो आपका जो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, वो आपको बी देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं, ये जो है कहते हैं कि हाल ही में जो आपका एक उद्भेदन देखने को मिलता है, एक रिसेंट आपको देखने को मिले ज्वालामुखी घटना, मतलब मैग्मा जो है वो लावा बन के बाहर निकल रहा हो, तो ये चीज़ें माउंट कैमरून और किलिमंजारो में ही देखने को मिलेंगी। तंजानिया में है किलिमंजारो आपका। 14 नंबर की बात कर लेते हैं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति, रूपांतरित मतलब मेटामॉर्फिक होती हैं, इन्हें हम कायांतरित चट्टानें भी कहते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक की
उत्पत्ति किन प्रकार की चट्टानों से होती है? तो हम आपको बता दें कि जब हम अवसादी चट्टानों की बात करते हैं यानी सेडिमेंट्री रॉक्स, और जो आपकी इग्नियस रॉक्स होती हैं, ठीक है, इग्नियस मतलब आग्नेय चट्टानें, इन्हीं दोनों से, इन्हीं के काया में परिवर्तन के बाद, आग्नेय चट्टानों के काया में परिवर्तन, काया मतलब जो बॉडी, जो शरीर होता है, रूपरेखा। दूसरा है आपका तलछटी, तलछटी को ही अवसादी बोल देते हैं। इनके रूप में परिवर्तन के बाद ही मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो देखने को मिलती हैं। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चट्टानों के 3 प्रकार होते ही हैं, एक आग्नेय, एक आपका अवसादी या तलछटी, और एक आपका रूपांतरित या कायांतरित। 15 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से छोटी पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक भाग है? वेलिकोंडा समूह पूर्वी घाट का है, पश्चिमी घाट का है। कार्डमम पहाड़ियाँ, जिसे इलायची पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जब आप साउथ इंडिया को लेकर के बात करते हैं। यहाँ पर जो आपका वेलिकोंडा पहाड़ी है वो एक कम ऊंचाई वाली पहाड़ी है, ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये आपका जो है पूर्वी घाट में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो रेंज है आपका, वहाँ पर ये चीज़ें आपको नजर आएंगी। और ये ईस्टर्न घाट में है, वेस्टर्न घाट में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ईस्टर्न घाट में है। 16 नंबर में क्या कहते हैं आपसे? वर्ष 1933 में माइक्रो अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? माइक्रो, एक हम इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र बोल देते हैं, व्यष्टि, और मैक्रो का मतलब होता है समष्टि, ओवरऑल तरीके से सब कुछ को, सभी को शामिल करके। तो इसका प्रयोग जो है वो किसने किया था? तो 16 में जो है ये प्रयोग जो है 1933 में बताया है इन्होंने कि मैक्रो शब्द का प्रयोग रगनार फ्रिस्क महोदय थे, इन्होंने किया था। और आपको मैं बता दूं 1969 में अर्थशास्त्र विज्ञान में नोबेल भी, इन्हें जो है अर्थशास्त्र में नोबेल भी दिया गया था। तो रैगनर करके हैं आपके, रैगनर फ्रिस्क करके नाम जो है वो देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर। 17 की बात कर लेते हैं। एकाधिकारी किस आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? जो एकाधिकारी होता है ऐसे में तो लॉ ऑफ डिमांड की बात है, पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति लोच, लोच को इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है, हाँ जी, सप्लाई इलास्टिसिटी या फिर डिमांड इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल देते हो आप इसे। जब हम 17 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर मांग लोच यानी कि मूल्य विभेदन का आश्रय, मतलब किस आधार पर वो मूल्य को विभेदन जो है अंतर करता है। तो आखिर मांग में किस प्रकार की इलास्टिसिटी है? इसकी मांग ज़्यादा है, इसकी कम है, तो इसकी ज़्यादा है तो इतना पैसा रहेगा, इसकी कम है तो इतना रहेगा। ये इसकी डिपेंडेंसी डी वाले पॉइंट पर होगी। 18 नंबर, यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन को लेकर के ऐसे में बोला है, उत्पादन फलन किसके बीच का संबंध है? जब हम उत्पादन फलन की बात करते हैं, आपके में इकोनॉमिक्स भी बाकायदा दिया हुआ है, उत्पादन और उत्पादक कारक है, उत्पादन और आय बोला है, उत्पादन और लाभ की बात की है, या फिर उत्पादन और कीमतें बोला है। जब हम 18 नंबर सवाल की बात करते हैं तो उत्पादन फलन, उत्पादन और उत्पादक कारक, कितना उत्पादन हो रहा है, उत्पादन कौन कर रहा है, मतलब किन फैक्टर्स के द्वारा हो रहा है, इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन बताता है। 19 की बात कर लेते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूँ कह लीजिए, ऐसे में जो आपके एक, मैं भी बताकर आया था आपको पीछे कि किस तरीके से उद्योगों में कमी थी और सारी चीज़ें, जिस तरीके से यहाँ पर उद्योग डेवलप नहीं हो पाए। आपने देखा होगा किस तरीके से सूत काटने का काम करते थे गांधी जी चरखे से। तो खादी और कुटीर उद्योग आधारित विकास जो है, यही गांधी जी के द्वारा जो है वो बताई गई, ये बातें बताई गई। कहते हैं 20 नंबर सवाल में, अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? इकोनॉमिक्स की हम जब बात करते हैं, अर्थ और शास्त्र, कहने का मतलब है, अर्थ को आप जानते हो कि आपका, उसका मतलब होता है धन, रुपया, पैसा। और शास्त्र मतलब एक ऐसी चीज़, एक ऐसी शाखा जिसमें आप किसी विशेष चीज़ का अध्ययन कर रहे हो। तो जहाँ पे आप धन का अध्ययन कर रहे होते हैं उसे ही यहाँ, या फिर आप स्टडी ऑफ मनी, स्टडी ऑफ कैपिटल की बात कर लो, उसे ही आप क्या कह देते हो? अर्थशास्त्र बोल देते हो। फिलहाल के लिए जब हम बात करेंगे तो ये एक यूनानी शब्द से आपका लिया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि ये 20 सवाल आपने बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जो है अगले वीडियो में मिलेगा। एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, कुछ सुधार की ज़रूरत है यहाँ पे, कुछ अच्छा लगा हो तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आप ग्रुप में ऐड होने के लिए हमसे ऐड हो सकते हैं 8081743734। और आपको मैं बता दूं, आप, जी हाँ, UPSSC PET की हार्ड कॉपी नोट्स भी, जिसमें आपका संपूर्ण सिलेबस, सारी चीज़ें, सारी बातें जो भी दिया हुआ है क्वेश्चंस के साथ में, वो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके। अपना नाम आप ज़रूर बताइएगा,
बाकी PDF का सैंपल और बाकी सारी चीज़ें आपको इस नंबर पर मिल जाएंगी। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में जल्दी ही। शुक्रिया आप सभी का, तब तक के लिए थैंक यू।